भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को देर रात अदियाला जेल से लगभग 26 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। रात करीब 1:05 पर इस्लामाबाद पुलिस का भारी सुरक्षा काफिला इमरान खान को लेकर जेल से रवाना हुआ था। उन्हें एक सफेद रंग की गाड़ी में बेहद गोपनीय तरीके से अस्पताल परिसर के भीतर ले जाया गया। इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि मेडिकल जांच के लिए 27 मार्च से शुरू हुई कानूनी जद्दोजहद आखिरकार पूरी हो गई है। पीटीआई समर्थकों की भारी भीड़ और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए पूरे अस्पताल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच देर रात जेल से अस्पताल शिफ्ट किए गए हैं इमरान खान। पूर्व पाकिस्तानी पीएम को अस्पताल ट्रांसफर किया गया और ये सब कुछ रात के अंधेरे में हुआ। इमरान खान के वकील ने इसकी पुष्टि की है। रात 1:05 पर जेल से इमरान का काफिला निकला और कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें 26 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद ले जाया गया, जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। इस दौरान सड़कों पर भारी गहमा गहमी देखने को मिली। एक तरफ जहां सुरक्षा बलों ने अस्पताल से 100 मीटर पहले कटीले तार और बैरिकेड्स लगाकर पूरे इलाके को सील कर दिया था, तो दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थकों ने इमरान खान के काफिले पर जमकर फूलों की बारिश की, सड़कों पर फूल बिछाए। रात में सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद थी कि अस्पताल स्टाफ को भी बिना आईडी कार्ड जांच के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। अस्पताल के भीतर और बाहर पंजाब रेंजर्स, एफसी और पुलिस के सैकड़ों जवान मुस्तैद थे। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रावलपिंडी में जश्न मनाया गया, सड़कों पर पटाखे फूटे, वहीं काफिले पर पुष्प वर्षा की गई, रास्तों में फूलों की चादर बिछा दी गई। लेकिन सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम थे, सैकड़ों जवानों की तैनाती की गई थी। अब आपको इमरान खान की जेल टाइमलाइन भी हम बताते हैं। 9 मई 2023 भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। फिर 5 अगस्त 2023 तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई। जनवरी 2024 2 और मुकदमों में 10 साल और 14 साल की सजा सुनाई गई। 17 जनवरी 2025 अल-कादर ट्रस्ट केस में 14 साल की सजा हुई। 20 दिसंबर 2025 की तारीख दूसरे तोशाखाना केस में 17 साल की सजा सुनाई गई। 21 अगस्त 2026 सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि उनकी सेहत को लेकर लगातार चिंता जाहिर की जा रही थी। इमरान खान को पाकिस्तानी अदालतों से कुल 62 साल की सजा मिली है, जिसमें तोशाखाना के पहले केस में 14 साल, सिफर केस में 10 साल, अवैध निकाह मामले में 7 साल, अल कादर ट्रस्ट केस में 14 साल और दूसरे तोशाखाना केस में मिली 17 साल की सजा शामिल है। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को भी 31 साल की सजा दी गई है। उन्हें अवैध निकाह केस में 7 साल, अल कादर ट्रस्ट केस में 7 साल और दूसरे तोशाखाना केस में 17 साल की सजा सुनाई गई है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इमरान की खराब सेहत के बारे में। दाहिनी आंख के बारे में कहा जा रहा है कि 85% तक खराब हो चुकी है। ब्लड प्रेशर की भी उन्हें समस्या है। इसके अलावा जानकारी ये भी सामने आई कि दिल की धड़कनें भी उनकी अस्थिर रहती हैं। एंजाइटी लेवल भी बढ़ा हुआ पाया गया और जेल में गहरा मानसिक तनाव उन्हें मिल रहा है। अब जेल से अस्पताल पहुंच चुके हैं इमरान खान। कड़ी सुरक्षा के बीच रात के अंधेरे में उन्हें शिफ्ट किया गया। पूरा इलाका जो इस्लामाबाद का था वो पुलिस छावनी में तब्दील दिखाई दिया। अब मुकदमों के जाल में इमरान किस तरीके से फंसे उसे भी समझिए। 5 अगस्त 2023 तोशाखाना केस में इमरान को 3 साल की सजा सुनाई गई, गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया। 30 जनवरी 2024 स्टेट सीक्रेट या साइफर केस में 10 साल की सजा हुई। अगले दिन 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना केस से जुड़े एक और केस में 14 साल की सजा उन्हें हुई। फिर 3 फरवरी 2024 को अवैध शादी करने के केस में 7 साल की सजा सुनाई गई। जनवरी 2025 की तारीख जब अल कादर ट्रस्ट करप्शन केस में 14 साल की सजा हुई। इसी केस में इमरान अभी जेल में बंद है। दिसंबर 2025 में तोशाखाना केस से जुड़े एक और केस में इमरान को 17 साल की सजा सुनाई गई थी। मुंबई के कुल्ला में बड़ा हादसा हुआ है। क्रेन के जरिए जेसीबी को शिफ्ट करने का काम चल रहा था और इसी दौरान जेसीबी मशीन और क्रेन दोनों गिर गई। इस हादसे में 10 लोग जख्मी हो गए हैं। हादसे के समय की तस्वीर और उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 10 लोगों के जख्मी होने की जानकारी सामने आ रही है।
जेसीबी मशीन और क्रेन दोनों गिर गए। अब सोचिए ये हादसा कितना भीषण था। मुंबई के कुर्ला में ये बड़ा हादसा हुआ। क्रेन के जरिए जेसीबी को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। जेसीबी मशीन और क्रेन दोनों गिर गई, घरों पर क्रेन गिरी और इस हादसे में 10 लोगों के जख्मी होने की खबर है, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। देर रात ये हादसा हुआ मुंबई के कुर्ला में। क्रेन गिरने की वजह से 10 लोग यहां पर जख्मी हो गए। मृत्युंजय हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं, हम सीधे उनका रुख करते हैं। मृत्युंजय, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? मुंबई का कुर्ला कुरैशी नगर इलाका है। यहाँ पर एक MMRDA का कार्य चल रहा था और ये जो बड़ी क्रेन होती है, उस क्रेन की मदद से एक जेसीबी मशीन उठाई जा रही थी, उसे शिफ्ट किया जा रहा था। रात को 3:40 का ये पूरा घटनाक्रम है। जब ये क्रेन से जेसीबी मशीन को शिफ्ट किया जा रहा था, उसी दौरान क्रेन का बैलेंस बिगड़ा और ये क्रेन और जेसीबी मशीन दोनों ही गिर गए, जिसकी वजह से वहां नजदीक में जो झुग्गी झोपड़ी थे, घर थे, उसके एक हिस्से पर गिरा। और हालांकि जब ये काम चल रहा था तो नीचे के परिसर को खाली कराया गया था, लेकिन कुछ लोग जो आसपास मौजूद थे, जो इस पूरा घटनाक्रम को देख रहे थे, उसमें से कुछ लोगों को चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन 8 से 10 लोग, ऐसे आंकड़ा बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोगों को चोट लगी है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये किस वजह से हुआ है। एक और चीज बता दें कि ये जो क्रेन है, इस क्रेन का हिस्सा ठीक पास से गुजरने वाले एक सेंट्रल रेलवे के मालगाड़ी जो ट्रेनें जाती हैं, उसकी लाइन पर भी गिरा हुआ है, ओवरहेड वायर पर गिरा हुआ है। हालांकि इस लाइन से जो यात्री ट्रेनें होती हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मालगाड़ी वाली लाइन होती है, उस पर ये हिस्सा गिरा हुआ है। फिलहाल पूरी इसकी जांच की जाएगी। MMRDA का कार्य चल रहा था, जो कि मेट्रोपॉलिटन रीजन में डेवलपमेंट का कार्य करती है MMRDA संस्था, ये उसका कार्य है। अभी जो आधिकारिक जानकारी है MMRDA की तरफ से ये नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं बहुत बड़ा हादसा टला है। फिर भी कुछ लोग घायल हुए हैं। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार ये पूरा हादसा कैसे हुआ। बिल्कुल, ये हादसा और भी भीषण हो सकता था। मृत्युंजय, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस सिर्फ 2 छंद गाने पर अड़ी हुई है, तो वहीं बीजेपी इसे राष्ट्रगीत का अपमान बता रही है। विवाद की शुरुआत तो 15 अगस्त को ही हो गई थी, जब कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी के बर्ताव को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। विवाद और तब बढ़ गया जब बुधवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राष्ट्रगीत के 2 छंद ही गाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। बीजेपी अब इसे लेकर कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण वाला प्रहार करने में जुटी है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से वंदे मातरम के 2 छंद वाला प्रस्ताव पास होने के बाद बीजेपी के सभी बड़े नेता कांग्रेस को घेर रहे हैं। वो कांग्रेस के इस फैसले को देश विरोधी और तुष्टीकरण बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हमें देशभक्ति का पाठ न पढ़ाए। कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने देश विरोधी फैसला लिया है। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है, इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। 1937 में रेजोल्यूशन पास हुई, जो कह रहे हैं ना कि CWC रेजोल्यूशन की मैं निंदा करता हूं। कौन सी रेजोल्यूशन है ये? 1937 की। किसने पास की? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, C राजागोपालाचारी। किसकी सलाह पे? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की। अब ये अमित शाह सबसे बड़ा हो गया। देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 स्टैंजाज अप्रूव किए थे। ये देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अपने आप को बड़ा मानता है। अपना विभाग चलाना नहीं आता। पैलेट गन किसने चलाई ये बताने की आज तक औकात नहीं दिखा पाए, और चले आए सरदार पटेल को नीचा दिखाने। हम भी देखते हैं कैसा नीचा दिखा।
बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा। एक विवाद खत्म होता है कि दूसरा शुरू हो जाता है। छात्रों के 26 दिन के आंदोलन के बाद झारखंड की सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी थी। इसके बाद छात्रों ने आंदोलन स्थगित कर दिया था। सरकार के इस फैसले से उन लोगों की नौकरी छिन गई थी जिन्हें रद्द की गई परीक्षाओं के जरिए नौकरी मिली थी। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और हाईकोर्ट ने नौकरी रद्द करने वाले सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। इससे उन लोगों को तो राहत मिली जिनकी नौकरी छिन रही थी, लेकिन आंदोलन करने वाले छात्र एक बार फिर भड़क गए हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है, जानबूझकर ऐसा आदेश निकाला जो न्यायिक प्रक्रिया में टिक नहीं सकता। अब छात्रों ने पूरे झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने का ऐलान किया है और एक बार फिर से आंदोलन की धमकी दी गई है। और जिस कमिटमेंट जो वादा हम लोग से की थी, अंदर हाईकोर्ट में जो भी कुछ हम लोग को देखने को मिला कि सरकार के तरफ से जो भी अधिवक्ता हैं जिस तरह से वो बिल्कुल बात ही नहीं रखें, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का मंशा यही था कि किसी तरह से वो आंदोलन इन लोग का समाप्त किया जाए और इधर से रद्द किया जाए और उधर से फिर ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। हम छात्र थे और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों पर भरोसा किया। हमें लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों के साथ तो कम से कम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन आज देख रहे हैं कि वो छात्रों के साथ राजनीति कर रहे हैं। अब छात्र को भी राजनीति करना पड़ेगा, छात्र को भी उसी अंदाज में जवाब देना पड़ेगा। तो छात्र नेता को आपने सुना, एक बार फिर से आंदोलन की धमकी दी जा रही है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार ने कोर्ट में सही से पक्ष नहीं रखा, मजबूती से पक्ष नहीं रखा और यही वजह है कि इनकी बात एक बार फिर से अटक गई है। तो हम लोग पहले से जान रहे थे कि सरकार ने जो परीक्षा रद्द करने का काम किया है वो उनकी सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा था। हम लोग जान रहे थे कि आज रोक लगाया है, कोर्ट में बच्चे जाएंगे, 2 दिन के अंदर स्टे होगा और वही हुआ। न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, न्यायालय का जो निर्णय हुआ है वो सर्वोपरि है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआती वार्ता हुई थी छात्रों के साथ, उस समय उन्होंने उनके बहुत सारे डिमांड्स मान लिए थे। सिर्फ एक नहीं मानना चाह रहे थे इसी डर से कि ऐसा हो सकता है, मतलब कुछ लोगों के साथ चूंकि ऐसा लगेगा कि अन्याय हो रहा है या कुछ, तो ये इस तरह का अंदेशा था शायद, हमें लगता है, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, मैंने पूछा नहीं है, शायद इसी वजह से विलम्ब हो रहा होगा जिसके लिए। लेकिन इतना दबाव और इतना मतलब कुछ लोग राजनीति कर रहे थे इसको लेकर, चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलम्ब हो रहा था डिसीजन लेने में। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको देश के उन इलाकों की तस्वीरें जो इस वक्त बारिश और बाढ़ से बेहाल है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के सिंगरौली की, जहां कुदरत का ऐसा कहर टूटा है कि जिंदगी पानी पानी हो चुकी है। आसमान से बरसती आफत सड़कों पर विनाशकारी सैलाब बनकर दौड़ रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे जिले की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हालात इतने बेकाबू हैं कि सड़कें अब नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। पहाड़ी इलाकों से लगातार मलबा और भारी पत्थर सड़कों पर गिर रहे हैं, जिससे मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तेज बहाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली पुलियाएं भी पानी में समा चुकी हैं, जिससे दर्जनों गांव का संपर्क कट गया है। लोग जान हथेली पर रखकर उफनते नदी नालों को पार करने को मजबूर हैं। प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं इस वक्त पानी में तैरती नजर आ रही हैं। छात्रों के मुद्दे पर झारखंड की राजनीति में भी खूब वार पलटवार हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत यहां पर किस तरीके से छात्रों के साथ धोखा किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं ओडिशा की। ओडिशा के भद्रक से एक खतरनाक वीडियो सामने आया है।
यहां चांदबली ब्लॉक में बाढ़ के रौद्र रूप ने एक शख्स को तिनके की तरह बहा दिया। बुजुर्ग बाढ़ के उफनते धार के बीच सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी पानी के खतरनाक वेग ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और पल भर में जिंदगी और मौत के बीच जंग शुरू हो गई। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मोर्चा संभाला। बिना वक्त गवाए नाव और रस्सी के सहारे सैलाब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। भारी मशक्कत के बाद बुजुर्ग को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और अब बुजुर्ग ठीक बताए जा रहे हैं।